जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। ईओआरओ और सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस जारी हुआ है उसके अंतर्गत ये अपने जो क्लास है वो एक इसी का भाग है। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं। इसके अंतर्गत अपने दो भागों में बांटा, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क भाग के अंतर्गत अपन बालू का स्तूप युक्त और मुक्त का अध्ययन कर चुके हैं और अर्ध शुष्क भाग में अपन गग्गर बेसिन का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपना जो अध्ययन का विषय है वो शेखावाटी, तोरावाटी, इसका भाग बी अपन इसको बना देते हैं। तोरावाटी, बांगड़ और अंतः प्रवाही क्षेत्र, इसको अपन बात करते हैं जैसे राजस्थान के नक्शे के अंतर्गत। तो ये जो वाला भाग है ये बालू का स्तूप मुक्त युक्त प्रदेश, ये वाला मुक्त प्रदेश और ये वाला गग्गर बेसिन, और इसके बाद में ये जो भाग है ये अपने पास आता है शेखावाटी, तोरावाटी, बांगड़ और अंतः प्रवाही क्षेत्र। तो शेखावाटी की सबसे बात करते हैं तो सबसे पहले शेखावाटी के अंतर्गत कौन से जिले शामिल है? चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो शेखावाटी से अपने ये नाम आ गया। परंतु इस पूरे क्षेत्र में जो शेखावाटी, तोरावाटी, बागड़ और अंतः प्रवाही क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में उत्तरी नागौर भी शामिल है। उत्तरी नागौर भी शामिल है। ये जो अपना भाग बी है उसका, ये जो वाला भाग बी। अब उसमें दूसरा नाम आता है बांगड़। बांगड़ का मतलब होता है पुरानी जलोढ़। किसी समय यहां जलोढ़ का जमाव था और वो क्या है कि पुरानी हो गई और इसमें बरखान की भी अधिकता है। तो ये, और एक शब्द आता है तोरावाटी। तो तोरावाटी की भी अपन व्याख्या कर लेते हैं। एक नदी है कांतली। कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र, यही तोरावाटी कहलाता है। यानी कांतली नदी है और कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है वही तोरावाटी कहलाता है। तो अब कांतली नदी के बारे में अपन अध्ययन करें, इसमें अपन नदियों का भी अध्ययन करेंगे, परंतु यहां अपन ने शब्द लिया है तोरावाटी, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो कांतली नदी का अपन अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल है, कर लेते हैं। कांतली नदी अंतः प्रवाह की नदी है, अंतः प्रवाह की नदी है, क्योंकि ये अंतः प्रवाही क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये एक अंतः प्रवाह की नदी है। कहां से निकलती है? उद्गम खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से निकलती है। सीकर से निकलती है और सीकर से निकलने के बाद यह बहती है झुंझुनू में और लास्ट में चूरू की सीमा पर जाकर, चूरू की सीमा पर राजगढ़ तहसील के पास विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो राजगढ़ के पास ये विलुप्त हो जाती है। इसकी लंबाई है उसकी, ये 100 किलोमीटर है। पूरे राजस्थान के अंदर अंदर, मतलब और कहीं नहीं जाती है ये, सिर्फ राजस्थान के अंदर अंदर ये अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, सिर्फ राजस्थान के अंदर। उद्गम भी राजस्थान के अंतर्गत और इसका समापन भी राजस्थान के अंतर्गत है। तो ये सबसे लंबी नदी है। और इस कांतली नदी के बारे में क्या चीज उभर के आती है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर जो ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है, गणेश्वर सीकर, ये इस कांतली नदी के किनारे है। एक दूसरी सभ्यता स्थल एक और आता है सुनारी। खेतड़ी झुंझुनू, ये कांतली नदी के
किनारे पर स्थित है। अब और अपन आगे बात करते हैं, और इस क्षेत्र में क्या खास बात है, विशेषताओं के बारे में अपन पढ़ ही रहे हैं। तो कांतली नदी को अपन ने ले ली, तोरावाटी अपन ने समझा दिया कि कांतली नदी का कुआ क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, मांगड़ किसे कहते हैं ये अपन ने समझा दिया। एक जो ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इसमें बरखान बालू का स्तूपों की भरमार है सबसे ज्यादा। बरखान, ये अपन पहले भी पढ़ के आए हैं, बालू का स्तूप बड़ा चैप्टर पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि बरखान बालू का स्तूप है, स्तूप अधिक है। इस पूरे क्षेत्र में बरखान बालू का स्तूप की अधिकता है। और अपन बात करें तो जोहड़, जोहड़ की अगर अपन बात करते हैं तो शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। यानी कि अपने जो इस क्षेत्र सूरतगढ़ वाला है वहां तो जोड़ क्या है, तालाब को कहते हैं, और शेखावटी क्षेत्र में जो कुएं है ना उसको जोड़ कहते हैं। कच्चे कुएं है ना उसको जोड़ कहते हैं, कच्चे कुओं को जोड़ कहते हैं। और एक शब्द आता है सर, सर किसे कहते हैं, शेखावटी क्षेत्र में तालाब को सर कहते हैं। और अपन बात करें तो सर वैसे क्या होता है कि अगर सर को अगर पूरी परिभाषा के अंतर्गत लेके चले, बालू का स्तूप के मध्य क्या है कि गर्त पाए जाते हैं और वहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको सर कहते हैं। बालू का स्तूप के मध्य गर्त पाए जाते हैं जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, या बड़े तालाब जिसको कह सकते हैं एक प्रकार से, वो सर कहलाते हैं। जैसे कई उसमें सर के उदाहरण है, जैसे मलसी सर, अलसी सर। तो इस प्रकार के, और अपना जो ये सूरतगढ़ वाला क्षेत्र है उसमें भी क्या है कि बहुत से जो है गांवों के नाम है वो सर के नाम पर आते हैं, जैसे सिंगरा सर, और भी कई नाम है, मलकी सर, राजिया सर, अर्जन सर। इस प्रकार से बहुत सारे सर के नाम इसी कारण पे पाए जाते हैं कि बालू का स्तूप के मध्य जो क्या गर्त पाए जाते हैं। और यहां की जो स्थानीय भाषा है उसमें इसको डेहरी भी बोलते हैं, डेहरी भी बोलते हैं। भौतिक रूप की विशेषताओं में वो अपन बात करते हैं तो बीड़, एक शब्द आता है बीड़। बीड़ किसे कहते हैं कि जो चारागाह भूमि होती है, चारागाह भूमि यानी जिसमें घासें होती है, घास के मैदान भी अपन कह सकते हैं, क्या कहलाते हैं, बीड़ कहलाते हैं। और मुख्य रूप से ये कहां पाए जाते हैं, झुंझुनू में, झुंझुनू में ये पाए जाते हैं बीड़। और अगर अपन बात करें तो इस क्षेत्र में लवणीय गर्त भी पाए जाते हैं। लवणीय गर्त का मतलब हो गया, गर्त अपन पढ़ा था ना, बालू का स्तूपों के मध्य, या जो क्या है कि बीच बीच में निचले भाग पाए जाते हैं, और वहां पर क्या है कि लवणीय गर्त जो पाए जाते हैं। वो अगर अपन बात करें तो इस क्षेत्र में कौन कौन से मुख्य लवणीय गर्त है, तो ये हो जाएगा अपने पास ताल छापर, ताल
ताल छापर, परिहारा, ये अपन पढ़ के भी आए थे पहले, परिहारा, कछोर, डीडवाना, ये पड़ता है नागौर में, डीडवाना, कुचामन, सुजानगढ़, ये चूरू में पड़ता है, डीडवाना और कुचामन है वो नागौर में पड़ता है। इस प्रकार के कई डेगाना, इस क्षेत्र में लवणीय गर्त पाए जाते हैं। और अगर मुख्य बात करें तो इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई है ना, वो औसत समुद्र तल से ऊंचाई 450 मीटर मानी गई है। समुद्र तल से इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर मानी गई है। अब इसमें अपने पास एक शब्द बचता है अंतः प्रभावी क्षेत्र। तो अंतः प्रभावी क्षेत्र में क्या है कि यहाँ कई प्रकार की छोटी छोटी नदियां निकलती है, जो क्या है कि कई तो तालाब बनाती है। लगभग तो इस क्षेत्र की जो नदियां निकलती है वो सांबर झील के अंतर्गत आके गिरती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सांबर झील कौन सी है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, बाकी बाद में इसको लेंगे अपन। सांबर झील है वो नागौर, जयपुर और अजमेर, इन तीनों जिलों की सीमा पर स्थित है। तो बहुत सी नदियां क्या है कि सीकर से आती है, नागौर से आती है, जयपुर से आती है और अजमेर से आती है, और आके कहां गिरती है, सांबर झील के अंतर्गत गिरती है। और ये सांबर झील मैंने बताया था ये बालसन का उदाहरण है। बालसन, बालसन, बालसन किसे कहते हैं, ये पहले आया था कि रेगिस्तान में क्या है कि चारों तरफ पहाड़ियां होती है और उन पहाड़ियों से क्या है कि जल आता है, और वो जल क्या है कि एक बड़े झील या तालाब के रूप में कहीं पर जमा हो जाता है, वो बालसन कहलाता है। तो सांबर झील बालसन का एक अच्छा उदाहरण है। तो अब सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आके गिरती है, एक तो ये नदियां वाला, इसमें अपन दो भागों में डिवाइडेशन कर लेंगे। एक तो कांतली नदी होगी जो अपने आप में एक तरह से स्वतंत्र थी और वो सबसे लंबी नदी थी। अब सांबर झील में कितने नदियां आके गिरती है उसके बारे में क्वेश्चन आता है बहुत बार। एक तो सांबर झील वाली नदियां और कुछ अंतः प्रवाही वाली भी नदियां हैं जिसका वर्णन बहुत कम स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे नाम याद रखने, सांबर झील वाली नदियों के भी सिर्फ नाम याद रखने, इन नदियों के मुख्य रूप से इनका नाम याद रखने, बाकी थोड़ी थोड़ी जो जानकारी अपने पास उपलब्ध है वो आपको उपलब्ध करवा देते हैं। सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंथा या मेंढा। सबसे महत्वपूर्ण यही है, सबसे ज्यादा नमक यही लाती है, सबसे अधिक लवण ये लाती है। अब कहां से निकलती है ये निकलती है मनोर थाना, मनोर थाना की पहाड़ियां है जयपुर में, जयपुर से निकलती है। कहां कहां बहती है, जयपुर से आती है ये सीकर, सीकर में ये दांतारामगढ़ और श्रीमाधोपुर तहसील में बहती है, और फिर किस में आके मिल जाती है, सांबर झील में मिल जाती है। तो सबसे एक तो ये नदी होगी मेंथा, मेंढा, और ये कहां से निकलती है, कैसे कैसे गिरती है, ये अपने ध्यान में रखना। रूपनगढ़ नाला, ये कहां से आती है, जयपुर से। इसकी जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर मानी गई है, और कहां आके गिरती है, सांबर झील में। सब नदियां ये सांबर झील में आके गिरती है। एक नदी है खारी, ये नागौर से निकलती है और कहां आके गिरती है, सांबर झील में। इनका केवल नाम याद रखना ही है, इसमें केवल नाम से ही अपने समझ में आ जाएंगे। एक नदी आती है खंडेला, खंडेला ये कहां से निकलती है, सीकर से, और कहां आके गिरती है, सांबर झील में। और सांबर झील क्या है कि तीन जो जिले उसकी सीमा पर स्थित है। एक है देवयानी नाला,
देवयानी नाला। ये क्या है कि आंतरिक अंतः प्रवाह का मतलब क्या है कि छोटे छोटे नाले हैं और उनको ही क्या है कि नदी का नाम है दे दिया गया है, और वो सारे के सारे आके सांबर झील के अंतर्गत गिरते। एक देवयानी नाला है, एक हो जाएगा नलियासर नाला। देवयानी भी, ये भी जयपुर से निकलता है। नलियासर, नलियासर पुरातात्विक महत्व का स्थल भी है और सभ्यता भी है। नलियासर नाला, एक नलियासर है नाला। और एक नदी है तूरमती, तूरमती। तो ये अपन क्या है कि मुख्य मुख्य नदियां इसके अंतर्गत आके गिरती है और ये सांबर झील का निर्माण करती है। ये अंतर प्रभावी क्षेत्र को स्पष्ट कर रही है। अपन 4 नाम लिए थे ना, शेखावटी, शेखावटी अपने ठाई है, अपने को पता है 3 जिलों को कहते हैं। तोरावाटी अपन कांदली नदी का पवा वाला क्षेत्र, बांगड़ पुरानी जलोढ़ को कहते हैं। अंतर प्रभावी क्षेत्र का मतलब हो गया कि इसमें छोटे छोटे नदी नालियों का समूह है, क्योंकि यहाँ पहाड़ियां भी है और जो सबसे ज्यादा है वो अपने यहाँ पर पाए जाते हैं बरखान, और जो उनके बीच बीच में क्या है कि नाले बहते हैं पहाड़ों के बीच बीच में, और ये क्या है कि सांबर झील का निर्माण करते हैं। मेंथा, मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, देवयानी, तूरमती, नलियासर, ये सब उसकी मुख्य मुख्य नदियां हैं जो कि सांबर झील का निर्माण करती है। अब इसमें एक और आते हैं, कुछ अंतर प्रवाह की और भी नदियां हैं जिसका केवल नाम याद रखना है, और ज्यादातर वो सब सिक्कर में ही है। अगर उनका सिर्फ नाम याद रख लेना है। कुछ नदियों के नाम है जो क्या है कि थोड़ी दूरी पर बह करके और फिर वो समाप्त हो जाती है। कुछ नाम है वो अपन देख लेते हैं। कुछ नदियों के नाम है, जैसे एक नाम है दोहन। इन नदियों के सिर्फ नाम याद रखने हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। दोहन नदी, ये कौन से जिले में? सीकर में। सीकर में। ये ज्यादातर सबके सब नदियां किस में है? सीकर में ही है। इसका थोड़ा उद्गम ध्यान में रख लेना। मंडोली की पहाड़ी इसका उद्गम है। सिर्फ नाम अपने को याद रखना है। एक है, दूसरी नदी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ एक पहाड़ी शिखर का नाम भी है, रघुनाथगढ़ नदी। ये भी कहां बहती है? शिखर में बहती है। एक नदी का और नाम है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी। एक नदी का नाम है साहिबी, ये नीम का थाना से निकलती है। छोटा सा है, 5-6 किलोमीटर बह के समाप्त हो जाती है। और एक नदी है अपने पास कशावती। कशावती जो टोडा की पहाड़ियों से निकलती है। टोडा की पहाड़ियों से। इनका ज्यादातर तो नाम याद रखना है, सब सीकर के अंदर है। कृष्णावती ये भी टोडा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये मुख्य मुख्य नाम है कौन कौन सी नदियां है अपने पास है। तो ये 5 नाम है, इनको सिर्फ नाम याद रखना है, और ये लगभग सारी की सारी सीकर जिले के अंदर ही बहती है। क्योंकि ऑप्शन में इस प्रकार के ऑप्शन आ सकते हैं कि ये दोहन नदी कौन सी है, रघुनाथगढ़ नदी कौन सी है, कृष्णावती कौन सी है। ये नाम सुना हुआ हो तो कुछ अपने क्या है कि ऑप्शन को छांटने में आसानी रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।